ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ जितने बच्चे यहाँ ज्वाइन किए फिजिकल सबका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 12th का तो हो गया है। ठीक है, चलो। जो मॉक टेस्ट 7 था ना वो डिफिकल्ट बता रहे हैं सारे, प्रांशु बता रहा है, अलीशा भी बता रही थी। बाकी मेरे को एक बार बाकी सब जिसने कर लिया ना मेरे को थोड़ा सा बताना कि वो सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंपैरिजन टू 6th वाला, और एक पहले भेजा था मैंने। ठीक है, अभी मत बताओ, बाद में। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अपना पार्ट 2 रहेगा फॉर्मूला रिवीजन का, एंड सबसे पहले वी हैव केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूलेज। ठीक है, चलो फिर करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले शुरुआत होती है केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अगर मान लो आपको कोई भी रिएक्शन दे दिया जाए तो आपको उस रिएक्शन के लिए क्या लिखना आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से इसको लिखोगे। पर मोल की बात करते हैं तो जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा बच्चे, डिवाइड में आएगा, समझ गए, अपॉन में आएगा। अगर आपका रिएक्टेंट का है तो आपका नेगेटिव में आएगा, अगर प्रोडक्ट में है तो पॉजिटिव में आएगा। क्या आप लिख सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए? चलो मेरे को एक लिख के दिखाओ, N2 प्लस H2 2NH3, इसके लिए लिख के दिखाओ जल्दी से। कोमल क्या हुआ, नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या बेटा? ये मैम पता नहीं, बार बार एग्जिट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, देख लो, अभी जस्ट स्टार्ट किया। गेट, ठीक है, लिख लिया होगा। अब मैम ये भी नहीं लिखेंगे क्या, क्या बात कर रहे हो, है ना। डी ऑफ N2 बाई डी टी, ठीक है, -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2, हाफ ऑफ डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया। अब सच्ची बताना ये किसने नहीं लिखा था, कोई नहीं बताएगा मेरे को। नहीं लिखा था तो फिर कुछ नहीं कह सकती मैं। ठीक है, चलो। उसके बाद है, अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई वर्ड देखने को मिल जाए लाइक रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो ध्यान रखना अगर मैं इस रिएक्शन की बात करती हूँ तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी, या आप डेल्टा की टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इसमें कोफिशिएंट नहीं इंक्लूड करोगे। याद है मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि जब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं उस केस में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आता है। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किस में आता है, रेट ऑफ रिएक्शन में आता है। क्लियर है ये बात? तो अगर मान लो मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताने के लिए पूछ रहा है एग्जामिनर, तो मतलब वो मेरे से पूछना चाह रहा है माइनस डीबी बाई डी बता दे, इंक्लूडिंग माइनस साइन। अगर वो मुझसे पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बता दो, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि बेटा डीसी बाई डी बता दो, ऐसे ही dt बाई dt। ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेट हो जाएगा। ठीक है, एक ये टाइप का बनता है क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है ये वाला कि अगर तुम्हें कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख दी जाए तो पहली बात तो उसका रेट लो लिखने आना चाहिए, क्योंकि रेट लो जब तक तुम्हें लिखने नहीं आएगा आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो रेट लो लिखना आना चाहिए, रेट लो लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं रेट लो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट ट्विस्ट ये है, तो बस इधर देखो, इधर 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 इधर, शैली 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 बच्चे, लार्ज इंटरवल के लिए डेल्टा यूज होता है, स्मॉल इंटरवल के लिए डी, जो एग्जामिनर बोले वही लिख लेना, कुछ नहीं इतना दिमाग लगाना इसमें। ठीक है, ओके, तो ए और बी क्या है तुम्हारा, मोलर कंसंट्रेशन है ए और बी की, रिएक्टेंट है। अच्छा, और के क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हो, रेट कांस्टेंट भी बोलते हो। अब मेरी ध्यान से सुनना बात कि अगर मैं बात करूं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, प्लीज थोड़ा सा मेरे को ध्यान से सुनना जो जो बातें मैं बता रही हूँ। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मेरे बच्चों, क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो अल्फा होगा वो ए के बराबर लेट से, और बीटा बी के बराबर होगा, बीटा बी के बराबर होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है मेरा
कि मतलब जो अल्फा कोफिशिएंट होगा वही तुम्हारा क्या होगा, अल्फा और बीटा ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो अल्फा में और में, अल्फा में और में नोट बी इक्वल टू ए, ऐसे ही बी में और में नोट बी इक्वल टू ए। ध्यान रखना, अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रही हूं तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगा लेंगे, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है लाइक ए और बी, तो ऑर्डर क्या हो जाता, अगर देखो इधर आओ, ये देखो एलिमेंट्री के केस में अल्फा ए के बराबर होता है, बीटा बी के बराबर होता है, तो मेरा ऑर्डर होता ए प्लस बी इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। बट अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता तो अल्फा ए के बराबर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम कैसे निकालते हैं ऑर्डर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। कैसे निकालते हैं, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उससे हम पता लगाते हैं कि हमारा रेट लो क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है, क्लियर है? यस मैम। अच्छा, और बात, एक और बात कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी मीनिंगलेस है। ये मालूम आ रही है ये बातें, बताओ। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला आते हैं तुम्हारे, वो आते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर तक ही पूछते हैं, तो सेकंड ऑर्डर का याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, मतलब ना ही करो इस टाइम पे, तो मैं क्यों बोलूं आपको याद करो इस टाइम पे। ठीक है, तो देखो बच्चे, अगर तुम्हारा मान लो कोई रिएक्शन है जो ए से प्रोडक्ट बना रहा है, लेट्स से जनरल रिएक्शन है, ऑर्डर अगर जीरो है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो, और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की पावर 1 एंड सेकेंड है तो ए की पावर 2, ऐसी आप किसी के लिए बता सकते हो। अगर मैं फॉर्मूले की बात करती हूँ बच्चे, तो जो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/t ए नोट माइनस एटी। अब देखो, हो सकता है कि आप लोगों ने किसी और तरीके से रीअरेंज करके अपनी नोटबुक में लिख रखा है, तो आप वही लर्न करना। ठीक है, 1/t इंटू ए नोट माइनस एटी। अब ए नोट क्या है तुम्हारा, इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा, टाइम नहीं पूछ रही हूं मैं। ठीक है, इधर देखो, अच्छा रीअरेंज बता रहा है। ठीक है बेटा, ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, लिख लो। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड एटी क्या है बच्चों, बोलो। फाइनल है ना निगम, एटी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन है टी टी टाइम पे मैम जो कंसंट्रेशन होगी जो ऑर्डर, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये भी तुम पढ़ते हो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a नोट बाई 80। अब या तो तुम ऐसे भी करते हो इसको, 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस x। ठीक है, a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस x इज 80 लेफ्ट अमाउंट, और x क्या है, अगर मैं सिर्फ x की बात करूं तो कितना रिएक्शन जो है कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का लर्न मत करो, मैं क्योंकि अभी एक जनरल फॉर्मूला लिखवा दूंगी, वो आप किसी भी ऑर्डर के लिए बता सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हाफ लाइफ पे, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करा रही हूँ, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बेटा, ए नोट बाय 2k, ए नोट बाय, या आपने ऐसे लर्न किया हुआ सी नोट बाय 2k। It means in case of zero order reaction, half life time is directly proportional to the initial concentration. Clear है? Yes ma'am. फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर मैं मान लो टी 100% बोलूं, जीरो ऑर्डर का टी 100% कितना होता है, कौन बताएगा मेरे को? इन्फिनिटी में A नॉट बाई के। वेरी गुड, शाबाश। एंड अगर मैं बात करूं इसका टी 100% कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर का, इनफाइनाइट है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट, नेवर गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान होनी चाहिए। ग्राफ तो तुम्हें करना है क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चे हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला प्लीज 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 इसको कर लो।
मैंने क्लास के दौरान भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a naught raised to the power n-1 where n is equal to order of fraction। अब आप यहाँ पे n 1 2 3 पुट करो, देखो क्या किसी भी ऑर्डर के लिए आप हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। टी हाफ, मान लो एक क्वेश्चन आ गया जिसमें हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है दो केसेस में, मतलब कि पहले इतना कंसंट्रेशन था तो इतना हाफ लाइफ टाइम है उसका, दूसरा कंसंट्रेशन इतना हो गया तो हाफ लाइफ टाइम इतना है, तो आपको पूछेगा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बता दो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आओगे। मैंने अपनी क्लास में बताया था जब ये चैप्टर पढ़ा रही थी मैं। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लो तुम्हें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ nth ऑर्डर, ऊपर लिखा ही है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला के 1 - 1 1 by 80 minus 1 by a naught n - 1। देखो यही होता है। एक काम करो, यहाँ पे n को 1 पुट मत करना, एक काम करो, n को यहाँ पे 2 पुट करके देखो क्या आ रहा है। अगर मैं n को यहाँ पे 2 पुट करूं तो क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे देखना 1 by 80 minus 1 by a naught आ रहा है। यही Yes, देखो, ma'am. यही था सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला। ये देखो, ध्यान रखना यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए मत लगा देना, क्योंकि अगर तुमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगा दिया तो n यहाँ पे 1 पुट करोगे, 1/0 इन्फिनिटी, काम वहीं खत्म। ठीक है, तो यही फर्स्ट ऑर्डर के लिए मत लगाना, ये वाला फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए लगा सकते हो। क्लियर है? चलो, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए ना, है ना बेटा, थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए बेटा। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। रेशियो ऑफ, क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का, R2/R1 5 डेल्टा T/10। और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो 2 to 3 के बीच में ही होती है। ठीक है, वैसे तो वो देगा आपको कितना है, डेल्टा T/10। ठीक है, और डेल्टा T क्या होगा, T2 - T1 केल्विन में। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. अरे लेट हो गया बेटा, तुम लोग टाइम अपना फिक्स रखा करो, मेरा टाइम 2 बजे का ही होता है। अगर कुछ इश्यू है या कुछ और मेरे को बिजी हूं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगी कि टाइम जो है चेंज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K is equal to A e raised to the power minus EA by RT। अब मेरे को एक एक का टर्म का मतलब बताओ। यहाँ पे कौन दिख रहा है मुझे, निगम ऊपर ऊपर आ रहा है आज तो। निगम, K बता बेटा क्या है? मैम रेट कांस्टेंट। पक्का? यस मैम। शाबाश। ठीक है, A क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल दो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दो, और क्या बोल सकते हो, टोटल कोलिजन बिटवीन रिएक्शन मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड तुम्हारा टेम्परेचर है। आर को क्या लोगे, जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कैलोरी में भी ले सकते हो, 2 कैलोरी। ठीक है, उसके बाद ये बता दिया, टी बता दिया। आगे चलो, आगे चलो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो लगे हाथ वो भी देख ही लेते हैं हम। इधर आओ, दोनों तरफ लोग ले लो, ln ले लो, चलो ln के ln a माइनस ये बाय RT। ठीक है, अगर वो बोले ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना, बना लोगे, स्लोप आ जाएगा माइनस ये बाय R। ठीक है, ऐसे ही वो अगर मान लो लोग की टर्म्स में पूछे तो भी कर लोगे, माइनस ये बाय 2.303, फिर उस केस में स्लोप आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हें 2 रेट कांस्टेंट दे रखे हो, क्योंकि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो अगर मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है,
एंड T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, तो उस केस में कैसे निकाल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी? माइनस ए बाय माइनस अरे माइनस ए बाय 2.303 आर, है ना, 1/T2 माइनस 1/T1। अगर आपको माइनस का साइन नहीं लगाना तो अंदर 1/T1 माइनस 1/T2 कर देना। ठीक है जी, देखो, ठीक है। उसके बाद बेटा जो ये वाली टर्म थी ना, ई रेस टू, इधर देखो, ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, ये क्या है तुम्हारी, ध्यान रखना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी तो है ही है या उनसे ज्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी का मतलब ये होता है, इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये मैंने कराया था, आपको याद है तो, ठीक है। इसका इन्होंने लॉग लिया हुआ है, रहने दो ये, ठीक है। ये मैंने देखो ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ बेटा, चेक करो। आप में से मेरे को बाकी बच्चे बिल्कुल भी वो नहीं करते हो, मतलब रीच आउट नहीं करने की कोशिश करते हो, मतलब मैंने नोटिस किया आप कभी नहीं बताते हो मैम मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मतलब आप कभी डिस्कस करने का जरूरत नहीं समझते हो, मुझे ऐसे लगता है। मेरे से तो नहीं करते हो, पता नहीं बाकी टीचर से करते हैं नहीं, बहुत खराब बात है। आगे जब लाइफ में जाओगे ना, जो भी आप लाइफ में करने वाले हो, आगे किसी कॉलेज में जाओगे, तो प्लीज अपने टीचर से जरूर बात करना। जब तक आप उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, वो आप नहीं जान पाएंगे कि आप कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हो। तो प्लीज अब थोड़ा सा ओपन अप रहो अपने टीचर्स के साथ। पूरा 1 साल निकल गया और मुझे कभी, बहुत ही 4-5 बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं बस, मतलब जो मेरे को अपनी पूरी रिपोर्ट बताते हैं, हाँ मैम इतना इम्प्रूवमेंट है, मैम ऐसे चल रहा है, ये मेरे से नहीं हो रहा है, इसमें इतना नहीं हो पा रहा है। बाकी बच्चे बस अपने में ठीक है, क्लास ले रहे हैं, बस खत्म। ठीक है मैम, हाँ बोलो। मैम मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट दिया था, तो वहाँ पर एक्यूरेसी की जगह 84% शो हो रहा था, तो इसका मतलब क्या है? वो मैं एक्यूरेसी में बताऊंगी, ये क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं इस पे। एक्यूरेसी में वो है कि तुमने कितने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से कितने ठीक है, तो वो ओवरऑल एक्यूरेसी निकाल के आती है तुम्हारी। एक्यूरेसी निकल के आती है कितने अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट में से कितने ठीक और नेगेटिव सबको मिला के, कि एक्यूरेसी कितनी थी तुम्हारी। तुम्हारी एक्यूरेसी 84% थी, ठीक है। यस मैम। हो जाएगा आप लोगों का इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए कि ठीक है, एंड स्लोप मालूम होना चाहिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव स्लोप है। ओके, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, देखो। ठीक है, बस आपके यही फॉर्मूले थे केमिकल काइनेटिक्स में। आरएनएस इक्वेशन के ग्राफ करके जाना। ये मैं यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं बताया, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ग्राफ दिखाया आपको। आपके बहुत सारे ग्राफ हैं केमिकल काइनेटिक्स के, और मैंने दिए भी थे आपको कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स ग्राफ एक जगह पे, ठीक है। तो प्लीज उनको कर लेना, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आने हैं। T2 माइन, हाँ बेटा फाइनल माइनस इनिशियल ये है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की। आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला फॉर्मूला मेरे सामने मुझे दिख रहा है कंडक्टेंस का, जो कि क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यूनिट होती है ओम इनवर्स। यूनिट सबकी मालूम होनी चाहिए तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी क्या होता है, कापा होता है। अब कापा क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं लगे हाथ। बताओ भाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ। L हाँ रो बोलते ही एल तो बाई तुम ए। चुप क्यों हो जाते हो, हाँ बोलो। रो एल बाई ए। आर ए बाई रो या आर, रो R तो को ये रहा, आर ए बाई एन। ये होगा। yes मैम कैपिटल ए एरिया कैपिटल है, कुछ भी नहीं मैम
इधर देखो ये लिखा हुआ 1/ρ L/RA, यही ऊपर से ही कॉपी करके बता देते ना, मेरे को नहीं मालूम है तो। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एल क्या है, एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। भाई नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को, बुरा है हाल। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1/R क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, और L/A तुम्हारा सेल कांस्टेंट हो गया, जिसको आप G स्टार से भी दिखा सकते हो। तो कापा क्या हो जाएगा, G/G स्टार। अब तो ये तुमको टिप्स पे होने चाहिए, बोलते बोलते चुप हो जा रहे हो। यूनिट क्या होगी कापा की, या तो बोल दो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हो जाएगा ये। चलो Yes, आगे ma'am. चलो, यूनिट सबकी मालूम होनी चाहिए। इसकी भी यूनिट निकाल लोगे, रेजिस्टेंस की ओम होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और एल सेंटीमीटर, तो इसकी भी आप निकाल लोगे ओम सेंटीमीटर। चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मूला, ये हो गया अपना सेकंड, हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। दिस वन आर थर्ड, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी देख लो किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से दिखाते हैं। कापा इंटू 1000/m। एम क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी है। ठीक है, मोलैरिटी किस में लोगे, मोल पर लीटर में लोगे। लेकिन इधर आओ, ये क्या है, लैम्डा एम किस में होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होगा, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होगा। यानी कि आगे जाके जब इसके सवाल आप लगाओगे तो 1 लीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। अब कैसे करोगे बताओ मेरे को, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ, बोलो। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पक्का? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, इधर देखो 1 लीटर में होते हैं तुम्हारे 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया, समझ गए, तभी 1000 से मल्टीप्लाई किया ऊपर। ठीक है, 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या ये चीजें पता है? कितने कितने को पता है, सच्ची बताना, देखती हूँ कितने हैंड रेज होते हैं तुम्हारे। तेरह बच्चों को पता है पूरी क्लास में। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो वहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, और उसमें ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलो, उसके बाद फिफ्थ आता है बेटा सी कापा इंटू 1000/c। सी मोलैरिटी तो है बेटा, सी मोलैरिटी तो है जो तुम पढ़ रहे हो उसमें, तुम्हारी बुक्स में। ठीक है, चलो उसके बाद बात आती है डी/हक्कल-ओन सागर इक्वेशन। ये इक्वेशन लर्न करो बेटा, जल्दी से करो इसको। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। रिलेशन किसके बीच में है, मोलर कंडक्टिविटी at any concentration and molar conductivity at infinite dilution minus a/√c। जल्दी से याद करो इसको, ये आने वाली है पेपर में, पूछेंगे बताओ इनमें से डी/हक्कल-ओन सागर इक्वेशन कौन सी है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a/√c। ठीक है, a क्या है याद करो, a कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जैसे NaCl है, ये क्या है 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ना। CaCl2 ये है 2:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। ये मतलब है मेरा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया, ए मालूम पड़ गया, सी मालूम पड़ गया। अगर मान लो मैं मोलर कंडक्टेंस वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करूं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मेरे पास इस तरीके से आता है, एकदम जो होता है रैपिड इंक्रीज होता है कंडक्टेंस में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में धीरे धीरे होता है। रीजन मैं एक बार फिर बता रही हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें पता है वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो चुका है, तो सिर्फ कंसंट्रेशन कम करने से, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन करने से और पानी डालने से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं, सिर्फ उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस सिर्फ डिपेंड करता है इसी आयनिक मोबिलिटी पे, इसलिए धीरे धीरे बढ़ती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे दोनों फैक्टर रोल प्ले करते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, प्लस आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है।
दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि एकदम से रैपिडली इंक्रीज आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम अगर ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें तो वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाइल वी कांट डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो ग्राफ है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा है, वो टच करेगा ही नहीं उसको। हो जाएगा? ठीक है, पेपर में हो सकता है ग्राफ बना के दे दो और पूछे बताओ भाई ये किसके वो है, क्या बोलते हैं, ये किसके ग्राफ है, तो चेक कर लेना। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो इस पर्टिकुलर ग्राफ को बिलोंग करेगा, वीक वाला इस पर्टिकुलर ग्राफ को। ठीक है, चलो ठीक है मैम। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिर क्या सीन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास है कोलार्स लो। अब कोलार्स लो की डेफिनेशन जल्दी से पढ़ो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आपके एनसीईआरटी वाली पढ़ोगे, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्ट, इधर आओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी लिखती हूँ किसी भी उसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो क्या होता है, ध्यान रखना, इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जो भी कोफिशिएंट होगा आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होती है, तो इसके लिए मैं एक आपको तरीका बता दे रही हूँ। जब भी ऐसा सवाल आ जाए और तुम्हें कोई भी सोल्ट दे रखो और तुम्हें बोले लेट से ये सोल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, और तुम्हें बोल रहे इसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल दो, तो तुम क्या करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने जाओगे, पक्का कंफ्यूज होगे कोफिशिएंट लगाना है या नहीं। ठीक है, हो सकता है लगा दो और गलत आ जाए आंसर। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है तो कुछ नहीं, तो बहुत सिंपली हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपली हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है तो पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो और उसको किससे डिवाइड कर दूं मैं, एन फैक्टर से डिवाइड कर दूं, मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम। देखो एक बार 25 बच्चे हैं यहाँ पे ज्वाइन, 25 स्टूडेंट्स हैं। आरिफ ठीक है क्या? वेरी गुड। क्लास के बाद एक बार आरिफ तुम रुक जाना, रुक दो, फिर तुम लोग ना बीच में भाग ना जाओ, वैसे नहीं भागते हो। आरिफ, सलोनी एंड दीपक प्रजापति, और कौन है यहाँ पे, सात्विक तो नहीं आ पाएगा, कोमल, और बस आप एक बार प्लीज क्लास के बाद रुक जाना बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, एन फैक्टर क्या होगा इसका, एक मिनट रुको, मैं ही पूछती हूँ तुम लोगों से। हैंड रेस करो, किसको मालूम है एन फैक्टर क्या होगा इसका। एन फैक्टर इस वाली रिएक्शन का जो मैंने लिखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। हैंड नहीं बताना नहीं है, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो बेटा। और क्यों होता है ये भी पूछूंगी। सुंदुस बताओ मैम 6। कैसे बेटा। मैम इसमें हम ये देखते हैं कि कितने अनायन या केटायन है। हाँ, या तो टोटल कैटायन पे पॉजिटिव, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो इन केस ऑफ सोल्ट। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारा 7th फॉर्मूला, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा अगर निकालना हो निकाल सकते हो, अगर तुम्हें मान लो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन दी हो वैल्यू, और ये तुम इससे निकाल सकते हो कोलार्स लॉ से, तो अल्फा निकल जाएगा। अगर मान लो एग्जामिनर बोले नहीं भाई मैं तो इनसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछूंगा, तो वो कहेगा, तुम कहोगे मैम ये तो हमें आता ही था, अल्फा निकाल के, अल्फा तुम्हारे पास है, कंसंट्रेशन है, के निकल जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, के ए सी अल्फा स्क्वायर। बताओ क्या कहते हो, बढ़िया समझ रहे हो ना कैसे रिलेट किया। इसको तो मैं निकाल के आ गई कोलार्स लॉ से, ठीक है, कोलार्स लॉ से निकाल के आ गई।
लेकिन अब वो कहे कि अल्फा नहीं निकालना, के भी के निकाल के दिखाओ, तो उससे आप ये निकाल सकते हो, लेकिन इतना वो देगा नहीं, ठीक है, नीट में इतना नहीं देगा कि वो 3 चीजें एक ही क्वेश्चन में निकलवा ले आपसे। अच्छा, उसके बाद 9th, ठीक है, 9th क्या है ये देखो, और क्या कर सकते हो आप, डिटर्मिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, तो आप ये भी निकाल सकते हो, अभी किया ना अपन ने, kappa into 1000 बाय मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी, ऐसे ही आप सोलिबिलिटी भी निकाल सकते हो। सोलिबिलिटी इज इन मोल पर लीटर, बताया था कल, सोलिबिलिटी को मोल पर लीटर में पुट करना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस थी आपकी मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो क्या करते हैं, बीच में क्या लगाते हो, बीच में क्या लगाते हो, सॉल्ट ब्रिज लगाते हो, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगाते हो। उसके आजू बाजू में आयंस होते हैं, ऐसे सिखाया था ना मैंने, यहाँ आयंस, यहाँ आयंस, ठीक है, और यहाँ पे आपका सॉलिड, या यहाँ पे आप सोल्ट ले लो और फिर बाद में सॉलिड, यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। नहीं, एक काम करो, सोल्ट में ही आ जाएगा ना आयंस, तो ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉलिड और यहाँ पे भी सॉलिड। इस तरीके से आप किसी का भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, जैसे इन्होंने देखो लिखा हुआ, यहाँ पे आयंस आ गए, यहाँ पे जो भी है वो सॉलिड वो आ गया, सेम यहाँ पे भी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, कैथोड रिडक्शन होगा, इस पे लिख लोगे किसी के भी लिए भी सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा? यस मैम। हाँ ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देखो क्या लिखा है मैंने, ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे। अगर तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कैथोड का भी एनोड का, तो ये हम जनरली यूज करते हैं, याद करो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट करते हैं ना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, उसका मतलब क्या होता है जो तुम लिखते हो, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है, हो सकता है एग्जामिनर घुमा के फॉर्मूला चेंज करके दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग आप घुमा लोगे, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हो, तो यहाँ पे प्लस लगा देना। अगर मान लो दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हो, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे मैं ये बोलूंगी कि अगर मान लो आप लोगों ने केमिस्ट्री में सोल्ट एनालिसिस ये वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, तो प्लीज एक बार जाके दोबारा से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 सवाल आ रहे हैं तुम्हारे 5 मई को। तुम जब निकल के आओगे ना एग्जामिनर हॉल से, मुझे बोलोगे मैम 3 से 4 सवाल आए थे, ठीक है, तो प्लीज इसको कर लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी फिजिकल का, बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ये कौन सा होगा था अपना फॉर्मूला, पता ही नहीं, ये 10 लिख लेती हूँ इसको, ये अपना 11 एंड ये अपना 12। ये कौन सा फॉर्मूला है जल्दी से बताओ? गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का है। निकाल लो कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस ई नोट सेल इनटू एफ। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है रिएक्शन में, एफ क्या है फैराडे है, और ई नोट स्केल क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ठीक है। ध्यान से करना, ये क्वेश्चन तो इजी आते हैं, इधर आओ, क्वेश्चन तो इजी आते हैं, बस आपको एन निकालने आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इससे डेल्टा जी निकालोगे तो आंसर वो जूल में आएगा, लेकिन जनरली जो एग्जामिनर पूछता है वो किलो जूल में पूछता है, तो ध्यान रखना जूल में जो आंसर निकाल के आओगे उसको 1000 से डिवाइड जरूर करके आ जाना, ठीक है। 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रही सॉरी, 13th वाला फॉर्मूला नॉन स्टिक इक्वेशन का। अगर मान लो तुम्हें ये रिएक्शन लिखी हुई है, कोई जनरल रिएक्शन की बात करें, उसके लिए आपको क्या लिखने आना चाहिए, नॉन स्टिक इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लोग जो रिड्यूस स्पीसीज है वो डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज स्पीसीज, या सीधा लिखो लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर प्लस लगाओगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा,
तो मैंने आपको ये माइनस वाला ही सिखाया हुआ है बार बार, और इवन मेरे को भी यही ध्यान रहता है माइनस लगाना, आपने जैसे किया हो वैसे। लेकिन अगर मान लो वो 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन कर दे टेम्परेचर, तो ध्यान रखना, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, -0.0591 बाय n log, इसको मैं ये लिख रही हूँ P/R। ट्वेंटी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही आता है अपना डिराइव करने के बाद। अगर टेम्परेचर कुछ और मेंशन है फिर आप नहीं लिख सकते हो 0.0591, ठीक है। ठीक है, इसके साथ लगे हाथ ये वाला भी कर लेना, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे भी निकाल लोगे, जिस पे ई सेल क्या होता है, 0 होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला तुम लोगों का, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखेगा, ध्यान रखना प्लीज। उसके बाद है 14th, ये देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन है तुम्हारे, इधर आओ एक बार। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है उसका ऑक्सीडेशन लिखा, ऑक्सीडेशन करवाया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, तुमसे वो बोल रहा है कि ग्राफ लोड करना है ईएमएफ वर्सेस लॉग, जो भी ये दिया हुआ है m+n, ये जनरल बात बता रही हूँ। तो जब तुम इसका ई सेल लिखोगे, ईएमएफ लिखोगे, तो क्या लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log mn प्लस बाय m, इसका तो 1 मान के चलोगे। क्या तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ई ऑक्सीडेशन वर्सेस log mn प्लस, बोलो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है, तभी ये देखो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ई नोट, याद करो ये मैंने जब टॉप 30 क्वेश्चंस कराए थे इलेक्ट्रो के, तो वहां पे कराया था ऐसा सवाल। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसमें क्या आएगा, जो स्लोप आएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, 2.303 RT बाय NF, एंड इंटरसेप्ट आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हो गया, देखो एक बार नजर मारो इन पे, नजर मारो दोनों ग्राफ पे। चलो उसके बाद 16 देखो, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, अब नहीं पढ़ोगे इस टाइम पे, छोड़ दो, बट जिसने पढ़ा है वो सुन लो। हाइड्रोजन, देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में क्या होता है, नाम से पता चला कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, प्रेशर में डिफरेंस कर दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि गैस की H2 गैस है तो प्रेशर की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं H2 प्रेशर P1 पे था, उसके बाद H2 इस पे दिखा रहा है P2 प्रेशर पे, ठीक है। तो उस केस में जो आपका ई सेल आएगा वो क्या आएगा, 2.303 RT बाय NF log P2 बाय P1, क्योंकि जो ये कंसंट्रेशन सेल होते हैं इसमें ई नोट सेल क्या होता है, 0 होता है। देखो इधर, देखो इसका तो वैसे ही H2 का आप लोगों को मालूम है ना, लेकिन देखो एक बार इधर आओ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों जगह हाइड्रोजन का ही है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। P2 बाय P1, P2 बाय P1। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका ई सेल ग्रेटर देन 0 हो, रिएक्शन कैसी हो, स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, P2 ग्रेटर देन P1, P2 ग्रेटर देन P1। देखो इधर, इसको ठीक कर लेना। आगे देखो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में देखो कंसंट्रेशन इसकी चेंज हो गई, करके दिखाऊं, एक करके दिखा देती हूँ। इधर देखो, एनोड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा फील आ जाएगा, मैं बता क्या रही हूँ, जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है बेटा, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन है C1। अगर मैं बात करूं कैथोड की, कैथोड पे क्या जा रहा है, जिंक 2+, जिसकी कंसंट्रेशन है C2 से जिंक, ठीक है, क्या हो जाएगा देखना एक बार, जिंक 2+ C2 से जिंक 2+ C1। देखो एक बार, यस मैम। इसके लिए अगर मैं मान लो नर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगी, ई नोट सेल तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड वही है, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.059 माइनस 0.0591 log C1 बाय C2। बट हम तो चाहते हैं हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, ई सेल ग्रेटर देन 0 हो, तो ई सेल इज इक्वल टू
0.0591 by n log C2 by C1, यानी कि C2 ग्रेटर देन C1, ऐसे आया ये। ठीक है, दिस इज योर 17th फॉर्मूला। उसके बाद 18th फैराडे वाला, ये मेरे एग्जाम डोज से ही मैंने लिया है। फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकेंड लॉ। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ में आप ये ध्यान रखोगे कि जो मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिट हो रहा है वो किसके बराबर होगा, जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तुम पास करो इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा के Z लगाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जिसको बोलते हो। QIT होगा I इन एम्पियर, करंट एम्पियर में, और टाइम सेकंड में। ठीक है, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 है ना फैराडे, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मतलब ये एन फैक्टर ना तुम्हारे चाह कर भी तुम इसका पीछा नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो इसलिए कह रही हूँ एन फैक्टर नहीं आता है तो तुम्हारा रिडोक्स वाला चैप्टर गया, फैराडे से क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन गया, और अगर तुम्हारा वो कोलाश लो वाला जो मैं बता रही थी जिसमें इक्वल, तो वो गया। ठीक है, और अगर तीनों टाइप में से एक भी सवाल आ गया और एन फैक्टर निकालने नहीं आया तो 4 नंबर पानी में। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। फैराडे सेकेंड लो, ये तो मालूम है, सीरीज में लगा दो सॉल्यूशन को। वेट ऑफ कॉपर डिपो किसी का भी, ये तो मैंने कॉपर और सिल्वर का लिया है तो ध्यान रखना, वेट ऑफ लेट्स से कॉपर और सिल्वर कोई उनके सॉल्यूशन को लगाया हुआ है सीरीज में, तो जो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के, एंड डिवाइडेड बाय ऐसे सिल्वर को। इसका चांसेस कम है क्वेश्चन आने के, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं आएगा, चांसेस कम है। फैराडे फर्स्ट लॉ से ज्यादा चांसेस रहते हैं एज कंपेयर टू सेकेंड लॉ। ठीक है, उसके बाद बेटा ये देखो, ये मैंने जान करके यहाँ पे ऐड किया क्योंकि आपको याद है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपका ऐड या माइनस करके ईएमएफ नहीं पता लगता, आपको वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, Fe2+ से Fe में जा रहे हो, एक ये रिएक्शन है, आपको इस रिएक्शन के लिए ईएमएफ निकालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए सब में, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो इस इक्वेशन को पहले आपको बनाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को पलटना पड़ेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, इधर देखो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा ना, देखो। Yes, तो ma'am. ऐसे ना, मतलब सारे बच्चे आधे से ज्यादा क्लास ऐसे बैठी है जैसे समझ में ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ। क्यों बिहेव कर रहे हो ऐसे बेटा, आधे तो क्लास से ही भाग गए। प्लीज ऐसे मत करो, मेरे को क्या पड़ी है, मैं 2 घंटे लग गए मेरे को स्लाइड बनाने में आज सुबह। बता देते मेरे को कि नहीं मैम हमें तो नहीं आता, और जिसको आता है 4-5 बच्चों को आता है, मैं उसको स्लाइड ही शेयर कर देती। मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को क्या मिलेगा 2 घंटा करके, बस क्लास में आए और आके बैठ के चले गए। पता ही नहीं बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे को तो समझ में ही नहीं आती कई बार ना चीजें, ना आप बोलते हो कुछ, ना रीच आउट करने की कोशिश करते हो। अब तो क्या ही रीच आउट करोगे, 4 दिन बाद पेपर है तुम लोगों का, मतलब 10 दिन बाद। ठीक है, तो डेल्टा, इसको क्या किया, दोनों को ऐड करके फाइनल इक्वेशन आई, तो डेल्टा G3 डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर हो जाएगी। बस आपको इस तरीके से फिर उसमें सोल्व करना है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज है, नहीं है तो सीधा ऐड करो। ठीक है, चांसेस कम है, वो ये चांसेस आर रेयर कि वो ये वाला टाइप का क्वेश्चन दे, अगर देगा तो बहुत इजी कैलकुलेशन होगी, वरना वो डायरेक्ट जो आप करते हो ना ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके वही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आपके मेरी तरफ से यहाँ पे 20 थे टोटल फॉर्मूले इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, अब आ जाओ सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे। ये कहाँ से आ गई भाई स्लाइड, काटा मारो इसको, ये कल वाली आ गई। ठीक है, सबसे पहला है हेनरीज लॉ। हाँ हिमांशी तुम लेते हो ना, तुम्हारा तो मैं बोल ही नहीं रही बेटा। ठीक है, तुम तो रिस्पोंड करती हो बेटा। ओके चले आगे फिर,
पहला हेनरीज लॉ, बोर नहीं होना है। मैं पूरी एनर्जी के साथ बोल रही हूँ तो तुम भी नहीं बोर हो सकते, मतलब तुम्हें भी पूरा एनर्जेटिक रहना है भाई। वो मतलब तुम पता है, तुम पूरा यूट्यूब छान मारो कोई फॉर्मूला रिवीजन करा रहा हो तो तुम्हें अभी भी वन शॉट चल रहे हैं यूट्यूब पे। मेरे को कुछ नहीं पड़ी है फॉर्मूला रिवीजन कराने की, मैं तो एक यूट्यूब की वीडियो पकड़ा देती, लो भाई यहीं से देख लो फॉर्मूला रिवीजन चल रही है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करा रही हूँ। मतलब अगर आप लोगों ने पूरी फिजिकल कर ली है ना, तो ये इसमें तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। मैम हाँ 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 ये हमें आता है, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप करो अपना अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद है तो। ठीक है, हाँ फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है भाई। वो क्या बोलते हैं इसको, ये दिन नहीं आएगा दोबारा, ये दिन नहीं आएगा। ठीक है चलो आगे। हेनरीज लॉ क्या होता है, जल्दी देखो। हेनरीज लॉ कहता है, सिर्फ फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे, मैं फिर बोल रही हूँ चैप्टर नहीं करा रही हूँ बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ठीक है, जो भी गैस का प्रेशर होगा वेपर फेज में वो किसके प्रोपोर्शन होगा, जो मोल फ्रैक्शन है गैस का सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आई? जो पार्शियल ma'am. प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, है ना, वेपर फेज में भी तो होंगे ना कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उन जो प्रेशर है उनकी वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका जो हेनरीज लॉ होता है वो होता है P is equal to KH into X. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। KH क्या होता है तुम्हारा, हेनरीज कांस्टेंट होता है, और काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बोल दो, मोल फ्रैक्शन बोल दो या सोल्युबिलिटी, है ना। एक एनसीईआरटी में ग्राफ है बेटा इसका हेनरीज लॉ का, अगर खोल के बैठे हो तो, अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो मेरे साथ साथ तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती, उस पे मार्क कर लो एक बार। और एक ये भी फॉर्मूला होता है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, एक ये भी फॉर्मूला है तुम्हारे। ठीक है आगे चलो, लगा लिया टिक मार्क, वो ग्राफ करना है। उसके बाद आ जाओ तीसरा, राउट लॉ। क्या कहता है राउट लॉ, वो ये बोलता है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए, राउट लॉ किस पे एप्लीकेबल है, आइडियल सॉल्यूशन पे जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद करो मैंने बताया था जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ए वाला का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन। और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ए और बी मान लो दो कंपोनेंट है आपके, तो जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो पी नोट ए आएगा। पी नोट ए क्या है, आपका वो है वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, ऐसे ही पी नोट बी भी क्या है आपका वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस बी, क्योंकि टोटल जो प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आपका एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट और बी वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो उन दोनों की वजह से आएगा। किसका ज्यादा आएगा, जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा, बात यही है सिंपल सी। तो P इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में। क्लियर होगी ये वाली बात, ये वाला Yes, फॉर्मूला ma'am. क्लियर हो गया। आपको पता है ना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ये कौन सा हो गया था, फोर्थ वाला फॉर्मूला, इधर आओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन लॉ क्या होता है, डाल्टन लॉ याद करो। वैसे तो डाल्टन लॉ तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री में आता है, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा यूज होता है फॉर्मूलेज में, इक्विलिब्रियम में भी होता है। जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के। अब यहाँ पे मैंने वाई ए वाई बी क्यों लिखा है, वाई ए वाई बी है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो इधर, देख रहे हो, यस मैम। ठीक है, देखो इधर बच्चे, अगर मान लो मेरे को वाई ए निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो कैसे करोगे, टोटल प्रेशर और उसका पीए, और पीए किसके बराबर होगा, काई ए पी नोट ए बाय पीटी। अगर मान लो वो एग्जामिनर बोल दे कि भैया मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में, तो फिर आपको ये वाई ए वाई बी निकालना पड़ेगा उस केस। ठीक है, चांसेस कम है कि वो बड़ा कोई न्यूमेरिकल दे। क्वेश्चन तो बेटा छोटे आएंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो, क्वेश्चन तो छोटे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जिसमें आपको 2-2 मिनट लग जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जो 1 मिनट या उससे कम टाइम में हो जाएगा।
लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। पूरा पेपर नहीं बोल रही ट्रिकी आएगा, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, तो अपना वहां पे जितना पढ़ के आए हो ना, जितना मेहनत की है, जितने टेस्ट सोल्व किए, जितने एनालिसिस किए, जितने मॉक टेस्ट लगाए, जितने असाइनमेंट लगाए हैं, बस उस नॉलेज को अपना यूज करना, बस और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल छाप दी भाई मैंने यहाँ पे, देखो जी, आ जाओ, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बात करें आइडियल सॉल्यूशन, जो कि ओबे करेगा राउट लो को। नॉन आइडियल में 2 पढ़ते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि राउट लो को डिसओबे करते हैं, मतलब ओबे नहीं करते। अगर मैं बात करूंगी आइडियल की, तो पी इज इक्वल टू पी नोट ए काई है, पी बी पी नोट बी काई बी। ए और बी कोई जनरल मैं वो ले रही हूँ, है ना, ए और बी कुछ और भी हो सकता है। पी टोटल क्या होगा कोमल? नहीं बेटा, जो मैंने ट्रिक बताई थी ना उससे कर बेटा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी वाले करने हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले, उससे बाहर नहीं जाना कोमल। पी टोटल क्या होगा? पीए प्लस पीबी। नॉन आइडियल में क्या होगा? पीए बराबर नहीं होगा क्योंकि राउट लो को ओबे नहीं करते हैं, तो पी टोटल भी क्या होगा? पीए प्लस पी के बराबर नहीं होगा, इवन ग्रेटर देन होगा, और इसमें लेस देन होगा। खत्म। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा, पॉजिटिव में डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में नेगेटिव होगा। लेकिन एक चीज है जो बदल नहीं रही, वो क्या? दोनों में ही, नॉन आइडियल और आइडियल में, गिब्स एनर्जी नेगेटिव है एंड चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट इंटरेक्शन? इधर देखो, जो आइडियल सॉल्यूशन में जो ए और बी होते, ए की इंडिविजुअल इंटरेक्शन और बी की इंडिविजुअल इंटरेक्शन बराबर होती है ए और बी की। ठीक है, जैसे जो सेम आपका सिमिलर से स्ट्रक्चर दिखते हैं, लाइक क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, एनहेक्सेन हो गया, एनेप्टेन हो गया, ये सारे आइडियल के एग्जांपल है। नॉन आइडियल में, पॉजिटिव में क्या होता है? जो ए बी की इंटरेक्शन होती है, मान लो आपने ए में बी डाला, दोनों में दोस्ती कुछ खास नहीं है, वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर मैं बात करूंगी नेगेटिव में, जो ए में आप बी डाल रहे हो, तगड़ी वाली दोस्ती है, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इसमें तो एक एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक इथेनॉल और वाटर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। आपके जो एनसी, कोई बात नहीं शैली बेटा, नो इश्यूज। लिखो अभी जल्दी से, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं मार्क करो बेटा, वो जहां पे एसिड और एनिलीन आ जाए वो नेगेटिव डेविएशन में आता है। याद करो, ट्रिक लिखवाई थी मैंने, याद है किसी को? अभी मैं जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रही थी क्रैश कोर्स में, उसमें बताया था मैंने। और पॉजिटिव में क्या ट्रिक बताई थी मैंने? अगर CS2 हो और एल्कोहल हो, वो पॉजिटिव में आता है। CS2 और एल्कोहल दोनों में नहीं, मिक्सचर में से अगर एक एल्कोहल मिल जाता है या एक CS2 मिल जाता है, तो लगा लिया, बुक में मार्क कर लिए बेटा कोमल एग्जाम्पल। वेरी गुड, सबने कर लिए। तो ये तुम्हारी टेबल थी, आई होप रिवाइज होगी। ओके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉन टो फैक्टर की। वॉन टो फैक्टर से भी पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बतानी थी मेरे को, कोई बात नहीं, इस पे आ जाओ बेटा, इस स्लाइड पे पहले। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो तुम लोगों को पता ही है, किस पे डिपेंड करती है? जल्दी सोचो। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। वेरी गुड। और मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जब आयोटा 1 होता है, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन हम नहीं कंसीडर करते हैं। आयोटा लेस देन 1 होता है एसोसिएशन के लिए, ग्रेटर देन होता है डिसोसिएशन के लिए। और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताओ भाई एसोसिएशन के लिए आयोटा क्या होगा? वॉन टो फैक्टर। ठीक है, अब वॉन टो फैक्टर होता क्या है? ये देखो, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मालूम है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड। अब कैलकुलेटेड का मतलब थ्योरेटिकल, जो आप निकालोगे, वो ऑब्जर्व जो आपकी एक्सपेरिमेंटल आई है। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में बात करूं तो उल्टा कर देना, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन कम ही आया अभी तक पेपर में, आपने देखे भी होंगे, कम आए, ज्यादा नहीं आए। ठीक है, उसके बाद है, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, मैं तो भूल गई। 4, ये 5th है ना, 5th हो गया ये, और ये हो गया, ये क्या होता है भाई?
अरे क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना बेटा। ये हो गया अपना 6th, ठीक है। आगे बढ़ो, ये 7th, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन एंड मोड ऑफ फैक्टर। ये फॉर्मूला पता है मेरे बच्चों को एसोसिएशन के लिए, जो तुमने अपनी नोटबुक में लिख रखा है वो भी याद है तो चलेगा, जरूरी नहीं अब एक टाइम पे ये वाला नया रीअरेंज वाला याद रखो, क्योंकि इस टाइम पे कुछ नया घुसाना मैं बिलीव नहीं करती हूँ इस चीज पे, ठीक है। डिसोसिएशन के लिए अल्फा आइटा -1 डिवाइडेड बाय n-1। n क्या है, जितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल दैट डिसोसिएट, और एसोसिएशन में कितना एसोसिएट हुआ है, हो जाएगा। यस मैम। उसके बाद 8, ये हो क्या रहा है पता ही नहीं, एक मिनट। हाँ, उसके बाद है ये सारी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेरे बेटा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS। P0 क्या है आपका, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, PS क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ठीक है। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जिसको हम Na बाय Na प्लस NB भी लिख सकते हैं। मान लो ये नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, जिसको आप ये भी लिख सकते हो N बाय V RT, या आप इसको ये भी लिख सकते हो W2 बाय M2V RT, है ना। डेल्टा TB क्या होगा, KBM होगा, एंड डेल्टा TF क्या होगा, KFM। डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस TB नोट, TB माइनस TB नॉट। TF क्या होता है, TF नोट माइनस TF, TF। सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ध्यान रखना, एक बार पेपर में अगर मान लो क्वेश्चन आया, जो 99.99% चांसेस है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, तो चेक कर लेना कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं दे रखा जो बेसिकली जो इनर्ट ना हो, मतलब जो बेसिकली डिसोसिएट होता है, क्योंकि उस केस में फिर आयोटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जरूर देख लेना, तो आयोटा से उसको आप मल्टीप्लाई कर देना। केबी और केएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी पे और सोल्यूट पे, ये सिर्फ डिपेंड करती हैं क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट चेंज होगा तो इनकी वैल्यूज भी चेंज होंगी। ये ग्राफ देखो मैंने जान करके लगा दिया, क्योंकि मैं कह रही थी अगर आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने एनसीईआरटी में मार्क करो, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। ये देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इधर देखो सॉल्वेंट का कम है। जैसे आप सॉल्वेंट में सोल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तभी तो उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ऐसे ही देखो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इधर देखो 0 डिग्री पे। अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ, जैसे आप सोल्यूशन में डालोगे तो डिप्रेस हो जाएगा, सोल्यूट डालोगे तो टोटल सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, क्या करना है, डायग्राम ध्यान रखना है कौन कहाँ पे है। उसके बाद आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में ध्यान रखना ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक भी ध्यान रखना, ठीक है। इसको रीड करो फिर आगे चलते हैं बेटा। आगे है मोल कॉन्सेप्ट। देखो अब तुम्हारे 12th के मैंने करा दिए, तभी मैं कल कहती ना 12th में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मोल कॉन्सेप्ट पे आओ। मोल कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के ये फॉर्मूले, ठीक है। क्या करोगे, क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, पहला फॉर्मूला ध्यान रखोगे। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, अगर कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास, ठीक है। अगर मान लो आपको वॉल्यूम की टर्म्स में गैसेस में निकालना है तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ध्यान रखना जो पहली ओल्ड कन्वेंशन बुक थी उसमें एसटीपी और एनटीपी बराबर था बेटा, लेकिन अब जो तुम्हारी नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें 22.7 लीटर है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो 22.7 लिख के आओगे, ठीक है। समझ आ गई मैं क्या बोल गई, कुछ भी मेंशन नहीं करता पेपर में 22.7 लिख के आओगे। अगर वो मेंशन कर रहा है कि भैया 22.4 ही लेना है एसटीपी पे तो ले जाना,
उसके बाद मान लो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स ये निकाल सकते हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं इधर देखो, अब पार्टिकल्स में तुम्हारे हो सकते हैं बच्चे एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना, अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें लिख के देते हैं 1 ग्राम एटम, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, 1 मोल एटम्स की बात कर रहा है, यानी कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स। अगर वो बोल दे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो वो बात कर रहा है 1 मोल मॉलिक्यूल्स की, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अगर वो बात कर रहा है 1 ग्राम आयन, मतलब वो बात कर रहा है 1 मोल आयन। ठीक है, तो 1 मोल को हम इन टर्म्स ऑफ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन के टर्म्स में भी बोलते हैं। ओके, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई गैस है, लेट्स से हीलियम है, उसमें मतलब एक कंटेनर है, उसमें हीलियम गैस है, लेट्स से उसके N1 मोल है, कोई दूसरी गैस है, लेट्स से नियोन है, जिसके N2 मोल्स है, उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो वो बोल दे कि भैया एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मोलर मास निकाल दो, तो निकाल लोगे N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। याद आ रहा है ये? यस मैम। ठीक है, एक आइसोटोपिक वाला भी था, अगर तुम्हें परसेंटेज ऑफ एबंडेंस वाला याद करो, है ना, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस मल्टीप्लाई जो उसका वो होता था मास नंबर, है ना, वो भी Yes, करते ma'am. थे। ये एवरेज मोलर मास का है, इससे तुम ये निकाल सकते हो N1 M1 N2 M2। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, M1 M2 मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, उसके बाद वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, ये देखो मोलर मास बाय 2। ठीक है, ये रहने दो, रिलेटिव डेंसिटी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ये याद रखना बस, मोलर मास बाय 2, पता चले वो वेपर डेंसिटी निकलवा ले तुमसे, तो मोलर मास बाय 2। ठीक है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद ये कौन सा फॉर्मूला है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज यील्ड। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, तो अगर मान लो तुम्हें परसेंटेज यील्ड, एक बार देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ऊपर। In general, when a reaction is carried out in the laboratory, we do not obtain actually the theoretical amount of product. जो हम रिएक्शन से निकालते हैं वो हमारी थ्योरेटिकल होती है, हम चाहते हैं कि इतना हमारा प्रोडक्ट बने, क्या वो बनता है उतना? नहीं बनता। नो मैम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली ऑब्टेन, वो एक्चुअल यील्ड होती है। और ध्यान रखना, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से। तो आप कैसे निकाल सकते हो एक्चुअल यील्ड, जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला, और जो आपके पास रिएक्शन गिवन है कि भैया मैंने इतना सैंपल दिया, कोई रिएक्शन हो रही है, उससे जो आपने थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेट किया, वो आपकी थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड है इनटू 100। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल आएगा, इससे डरना मत, मैंने आपको करवाए हुए हैं काफी सवाल है इसमें, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड। उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी पे तो अभी आया पिछले साल, है ना। रिएक्टेंट की ध्यान रखना, अगर कोई आपके पास सैंपल है तो उसमें आप रिएक्टेंट की प्योरिटी देखते हो, प्रोडक्ट की नहीं। तो कैसे लिखोगे परसेंटेज प्योरिटी, मास कितना, एक्चुअल मास कितना है कंपाउंड का, एक्चुअल मास जो भी आप ले रहे हो, पूरे सैंपल का मास क्या है उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। जो भी तुमने, मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ आपकी उसमें क्लास नोट्स में, उसको आप ध्यान रखना। परसेंटेज कंपोजिशन किसी का भी निकालो, लेट्स से ग्लूकोज का, अगर मुझे ग्लूकोज में मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना, तो कैसे निकालोगे, कितने ऑक्सीजन है 6, एटॉमिक मास कितना है 16, टोटल कितना होता है इसका 180 इंटू 100 निकाल लोगे। ऐसे मान लो हाइड्रोजन का निकालना, कितने हाइड्रोजन है, एटोमिसिटी कितनी है 12, हाइड्रोजन का कितना मास है 12। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, क्या लिख रही हूँ मैं, 16 और यहाँ पे 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180। ऐसे करके आप निकाल सकते हो एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास उस एलिमेंट का, डिवाइडेड बाय जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है 100। सवाल आएगा तो इजी आएगा, देखो पेपर तो एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है।
हाँ ट्रिकी बन सकता है क्योंकि पिछले साल केमिस्ट्री का ही सबसे ज्यादा ट्रिकी था। अब तुम ये देख लो ट्रिकी में भी कैसा था पेपर। अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी, अगर तुम वो पेपर सोल्व करते हो तुम्हारे आराम से बनेंगे भाई 150-160 नंबर, उससे भी ज्यादा बन सकता है अगर किसने, क्योंकि उस टाइम तो पूरे चैप्टर भी बड़े ज्यादा थे भाई। बस इस बार का थोड़ा सा हमारा डिसएडवांटेज ये बोल लो कि ना एनएमसी ने चैप्टर रिड्यूस कर दिए, अब उसको क्वेश्चन उतने ही बनाने हैं 45 क्वेश्चन ही बनाने हैं, लेकिन अब वो किस में से बनाएगा, जीओसी में से बनाएगा। पहले क्या होते थे, रट्टे मारने वाले चैप्टर होते थे, इन्वायरमेंटल पॉलीमर, उसमें तो देखते ही टिक लगाना था। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ? लेकिन अब वो उसको सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने, लेकिन अब वो चैप्टर हमारे पास कौन से छोड़े उसमें सारे समझने वाले, लाइक कोऑर्डिनेशन हो गया, जीओसी से बढ़ाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, डीएनएफ लोग से क्वेश्चन बढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से एक आधा सवाल बढ़ेगा, तो वो वाली थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। बट अगर तुमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से तो सब बहुत अच्छा होगा। बेटा देखो कंसंट्रेशन का मैंने तुम्हें चार्ट दे दिया है एक, फटाफट आए। परसेंटेज बाय मास, क्या बोलते हो, वेट बाय वेट, सोल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास इनटू 100। मुझे बताते जो पहले वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? पहले वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम परसेंटेज देखो, सोल्यूट का वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन का, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? डिपेंडेंट। यस मैम डिपेंडेंट। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मान लो इसमें, मान लो ये मेरे पास बोतल है वैसे तो पानी की, मान लेते हैं इसमें मैंने ग्लूकोज डाला है थोड़ा सा, कितना डाला मैंने मान लो डाल दिया 5% वेट बाय वॉल्यूम, तो आप क्या बोलोगे इसमें, मैम आपने 5 ग्राम ग्लूकोज डाला है, 100, वैसे तो 100 से ज्यादा है ये, इन 100 ml सोल्यूशन, ऐसे बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, वो डिपेंडेंट। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन का सवाल तो नहीं आता, बट ठीक है, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है काफी सोल्यूट की, वहां पे हम ये यूज करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 10⁻⁶ बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद मोल ऑफ, देखो मोल फ्रैक्शन का तो पता ही है, ये भी यूनिटलेस होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, काई ए प्लस काई बी क्या होगा 1। मोलैरिटी तो पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेटर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी कम होगी। मोलैलिटी में क्या होता है, मास ऑफ सोलवेंट आता है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, बताओ भाई इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है। अगर तुम में से कोई पूछे, ये चीज अनुषा को पता होगी क्योंकि अनुषा तुमने मेरे से पूछा था, तो बाकी बच्चे बताना हैंड रेज करके, मैं पूछूंगी मोलैरिटी और मोलैलिटी में से डाइल्यूट कौन सा होता है सॉल्यूशन, रेज योर हैंड। दीपू तुम बताओ। मोलैलिटी मैम, क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम इन सॉल्वेंट में लिया जाता है वेट को। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम थोड़ी ना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना। हाँ मैम, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोलैरिटी में क्या होता है, जो आप नंबर ऑफ सोल्यूट डालते हो ना वो किस में होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है मोलैरिटी में, आप मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, आप ऊपर से सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, उसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, दैट इज मोलैरिटी। तो ये ज्यादा डाइल्यूट हो गया ना बेटा, और ये कंसंट्रेटेड हो गया एज कंपेयर टू मोलैलिटी। ठीक है, उसके बाद है बेटा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, डाइल्यूशन का फॉर्मूला। डाइल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं, मोलैरिटी चेंज होती है, मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का क्या होगा फॉर्मूला, अगर मान लो आप 2 या 2 से ज्यादा मिला रहे हो सॉल्यूशंस को, तो जो फाइनल मोलैरिटी आएगी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, तो वो क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस 2 हो जाएगा। ये तो टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं ये वाला। हाँ,
टाइट्रेशन में भी हाँ यही तो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला जरूर कर लेना, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हाँ, क्या होगा, मोलैलिटी है स्मॉल m 1000 इंटू एम, कैपिटल मोलैरिटी 1000 इंटू डी, डेंसिटी ग्राम पर ml में है, और m क्या है यहाँ पे मोलैरिटी, mb क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यस मैम। पढ़ रखा होगा ये तो फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला ध्यान में ना आए तो कोई बात नहीं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूलेज हैं आपके उसमें क्या बोलते हैं ओल वाले चैप्टर में। अब आ जाओ रिडॉक्स वाले चैप्टर में। रिडॉक्स में बहुत ज्यादा तो नहीं है कुछ बताने का। देखो, इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए आपको निकालने। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, देखो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, तो क्या होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, जैसे आप लिखते हो ना गिवन मास बाय मोलर मास लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स को, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है मेरे बच्चों, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। ठीक है, the equivalent weight of an oxidizing agent and reducing agent is that weight which accept or lose one electron in a chemical reaction। बेसिकली आपको ये भी छोड़ो डेफिनेशन, आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। देखो इधर आओ, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है, उसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे मैं सिखा देती हूँ थोड़ा सा। अगर मान लो Na प्लस है तो +1 लिख देना, Mg2 प्लस है 2 लिख देना, Al3 प्लस है तो 3 लिख देना। ये होता है सबसे सिंपल इन केस ऑफ एलिमेंट निकालना। अगर मान लो कोई एसिड दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास बाय उसकी बेसिसिटी, जैसे H2SO4 है 2 हो जाएगा, है ना। मान लो H3PO2 है तो इसका कितना हो जाएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने को। अब इसका दिमाग नहीं लगा सकते कि मैम 3 होगा इसका, समझ रहे हो, इसका कितना होगा 1, देख रहे हो, क्योंकि सिर्फ यही वाला बाहर निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो बेस का है तो एसिडिटी, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। अगर मान लो सोल्ट है, अभी बताया था मैंने, जैसे मान लो आपका NaCl है, ठीक है, ये आपका मान लो Al ये है, या मान लो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के केस में आपको देखना कितने उसने इलेक्ट्रॉन दिए, देख रहे हो। रिड्यूसिंग एजेंट के केस में आपको देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। देखो जैसे मोलैरिटी के फॉर्मूले होते थे, इसके भी होते हैं N1V1 N2V2, इसका भी होता है। ध्यान रखना जो आपका नॉर्मेलिटी होता है, या इसको आप इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो। देखो N1V1 N2V2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, याद है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। इसको मोलैरिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, M1V1 एन फैक्टर, M2V2 एन फैक्टर। ये तीनों काम आते हैं तुम लोगों के। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। नॉर्मेलिटी देखो, डेफिनेशन देखो। अब कुछ और एन फैक्टर कैलकुलेशन सिखा देती हूँ तुम्हें, बस इतने ही कर लो जितने आज मैं क्लास में बता रही हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब एन फैक्टर के जितने भी मैं बता रही हूँ ना तरीके, बस उतने ही कर लो, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगी एसिड बेस के केस में, इन केस ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इधर, अगर मान लो आपके पास ये एसिड है H2SO4, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बना है NaHSO4। इसने कितने H+ लिबरेट किए बच्चा, सिर्फ एक ही किया, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 1।
H2SO4 NOH के साथ जा रहा है तो इसने कितने H प्लस दे दिए, दोनों ही दे दिए, तो एन फैक्टर कितना आ गया 2। वो लिख के देगा ऐसी रिएक्शन अगर आएगी तो। अगर कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है तो 2 ले लेना, क्योंकि हमें क्या पता भाई कितना बनाया उसने, हमें क्या मालूम कि उसने 1 मोल ऑफ एसिड बेस रिएक्ट किया तो कितने बनाया। अगर कुछ नहीं गिवन है तो H2SO4 की एसिडिटी बेसिसिटी कितनी ले लोगे तो, और NOH की कितनी ले लोगे 1। बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे लिस्टिंग कर दिया है। H2SO4 की बेसिसिटी कुछ नहीं दे रखा तो 2, HCl की 1, H3PO2 की 1, H3PO3 की 2। कैसे बेटा, कैसे, ऐसे। H3PO4 की कितनी है 3, कैसे मैम, ऐसे। H3PO3 की 1, याद करो, याद करो, वीक लुईस एसिड था ये, याद करो। यस मैम। HClO4 की 1, H2SO3 की 2, कैसे मैम, ऐसे मैम। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की 2 होती है क्योंकि COH होता है। ठीक है, अच्छा और कौन सी इंपॉर्टेंट है बेटा, इधर आओ। KMNO4 की, KMNO4 की याद है, अपन ने DNF ब्लॉक में पढ़ा था। KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। तो अगर मान लो एन फैक्टर आपको बताना है तो कैसे बताओगे, मैंने याद करवाया था 135 बना। बेसिक मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होगा, MnO4 2 नेगेटिव में। देखो ना, +7 से +6, क्लियर। न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस में जा रहा होगा, MnO2 में जा रहा होगा, तभी +7 से +4 कितने का एक्सचेंज आया, 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसमें देखो एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव से Mn2+ में गया होगा, तभी कितने का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो जाएगा। यस मैम। पहला। दूसरा K2Cr2O7 याद रखो, किस में जाता था Cr2O7, 2Cr+ में। एन फैक्टर क्या होगा इसका, कैलकुलेट करो। एन फैक्टर 6 - 3 मल्टीप्लाई कितने क्रोमियम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वो पूछ रहे मोहर सोल्ट के केस में एन फैक्टर कितना है, अब मोहर सोल्ट में याद रखना Fe2+ Fe3+ में जाता है, तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। अगर वो पूछ ले ऑक्सैलिक एसिड तो किस में जाता है, वो CO2 में जाता है। निकालो कितना होगा, 2x - 8, 6 + 3 होगा +4, एन फैक्टर 3 - 4 कितने हैं कार्बन 2। ये मैंने सब पढ़ाया आपको, सारा कुछ पढ़ाया है। ये मत सोचना मैम क्या रागनी चल रही है यहाँ पे, कुछ रागनी नहीं चल रहा है, वो ऑलरेडी टोल्ड यू इन डिटेल। इवन मॉक टेस्ट में भी मैंने आपको ये चीजें कराई हैं। रिडॉक्स का मैंने क्वेश्चंस भी लिए थे, टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एन फैक्टर इसका 2। एक और ले लेते हैं, फेरस ऑक्सलेट। ठीक है, फेरस ऑक्सलेट में क्या होगा, क्या होगा बच्चे, Fe+2 Fe+3 में जाएगा, है ना, और C2O4 CO2 में जाएगा। इसके लिए कितना था एन फैक्टर, अभी निकाला 1, इसके लिए कितना आया था 2, तो टोटल कितना होगा इसका। बस इतना कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा एन फैक्टर का सवाल, आई प्रॉमिस। ठीक है, बस इतना कर लेना। ज्यादातर KMNO4 वाला इंपॉर्टेंट होता है, K2Cr2O7 और ये क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे DNF ब्लॉक में भी है। ठीक है, तो इसको यही क्लोज करें। ठीक है, तो ये तुम्हारे फॉर्मूला थे, बस फॉर्मूलाज थे। और आपको पता है फिजिकल में ऐसी बात है, थ्योरेटिकल सवाल नहीं आता, थ्योरेटिकल भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी आएंगे। न्यूमेरिकल मोस्टली तुम्हारे उससे आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला रिवीजन मैंने तुम्हें करा दी 2 दिन में, आराम से अब रिवाइज कर लेना एक बार। PDF को ही देख लेना। कितना टाइम लगेगा तुम्हें, 40 मिनट लगेंगे बस दोनों PDF करने में, क्योंकि तुमने कल भी मेरे साथ 1.5 घंटा स्पेंड किया, आज भी। आज मैंने शायद 2 से 4 का टाइम दिया था, बट जल्दी ही हो गया। ठीक है, तुमने मेरे साथ आज भी 1.5 घंटा, कल भी 1.5 घंटा स्पेंड किया, 3 घंटा तुमने मेरे साथ लगाया है। खुद करने बैठोगे ना, ट्रस्ट मी 40 से 60 मिनट में सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर दोगे। आज करके देखना बेशक, अगर तुमने फिजिकल पढ़ी है तो। ठीक है, लास्ट में मैं बोलूंगी थैंक यू सो मच।
तो मैंने अपना ऑर्गेनिक कंप्लीट कराया, आपको फिजिकल कराया, अब मैं आपको क्या कराऊंगी, अब मैं आपको मंडे से इनऑर्गेनिक कराऊंगी। 5 दिन है, मंडे टू फ्राइडे। पहले दिन केमिकल बॉन्डिंग, दूसरे दिन कोऑर्डिनेशन, तीसरे दिन डीएनएफ ब्लॉक, फोर्थ डे कंप्लीट एक्सेप्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिफ्थ डे में भी कंप्लीट एक्सेप्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, एंड फाइनली हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का सफर है वो उस दिन खत्म हो जाएगा। फिर